दिन भर की सारी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। नए साल में गाजा में क्या कुछ किया है इजराइल ने, हमास ने इजराइल के साथ क्या कुछ किया है, लाल सागर में हूतीस के साथ अमेरिका की जो जंग शुरू हुई है उसको लेकर क्या अपडेट है, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह इजराइल के साथ क्या कर रहा है, साथ ही साथ जापान में अभी कुछ देर पहले भयानक भूकंप आया है, विनाशकारी भूकंप, और उसके बाद सुनामी आई है। बहुत बड़ा नुकसान जापान के अंदर हुआ है। कुछ तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाएंगे और इस भूकंप से जुड़ी सारी खबरें आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बात हूतीस की कर लेते हैं। खबर आपको पता ही होगी, हूतीस ने कल अटैक किया था एक जहाज़ पर, जिसके बाद अमेरिका ने उनकी बोट को डुबो दिया और उसमें 10 हूतीस की मौत हो गई। हूतीस की तरफ से जवाब दिया गया है कि इस हमले का बदला हम अमेरिका से ज़रूर लेंगे, अमेरिका को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। सुबह की वीडियो में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ब्रिटेन और जापान के साथ मिलकर हूतीस के ऊपर हवाई हमले कर सकता है, क्योंकि ये लोग हवाई हमले करके ही जीत सकते हैं। इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, आमने सामने की लड़ाई अगर ये लड़ते हैं हमास से या फिर यमन से, तो ये लोग नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको बता भी चुका हूं, जो युद्ध पोत मौजूद थे, कई सारे जहाज अमेरिका लाल सागर से वापस ले चुका है। तो अब ये लोग हवाई हमला करने का प्लान बना रहे हैं। ब्रिटिश एक अखबार है टेलीग्राफ, सबसे पहले ये खबर ब्रिटिश अखबार ने ही छापी। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने बताया कि जो ब्रिटिश रक्षा मंत्री हैं ग्रांट शाप्स और पेंटागन के कुछ नज़दीकी सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि अमेरिका और ब्रिटेन जर्मनी के साथ मिलकर यमन के ऊपर हवाई हमले करने वाले हैं। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन मंडे की शाम तक कोई संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं और ये यमन के हूतीस के खिलाफ आखिरी चेतावनी होगी। यमन के हूतीस को यह आखिरी धमकी होगी कि अगर आपने जहाज़ों पर हमले बंद नहीं किए तो अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर और कई और देशों के साथ मिलकर यमन के ऊपर हवाई हमले कर देगा। दोस्तों, अब शाम के वक्त में यह खबर आ रही है कि अमेरिका ने लाल सागर में हूतीस के साथ तनाव कम कर दिया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में हूतीस के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह बड़ी जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है। यमन के साथ डायरेक्ट युद्ध लड़ने की बात तो बहुत दूर की है, किसी तरह का कोई भी संघर्ष अमेरिका लाल सागर में हूतीस के साथ नहीं चाहता है। अमेरिका अभी इसके लिए तैयार नहीं है। शायद ये हवाई हमले करने वाला जो प्लान अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर बना रहा था, हो सकता है कि ये प्लान भी फेल हो जाए। जिस तरह से समुद्र में उतरने के लिए गठबंधन वाला प्लान बनाया था, सारे देशों ने अपने नाम वापस ले लिए, क्योंकि दोस्तों किसी देश की हूतीस से लड़ाई नहीं है। हूतीस का कहना है कि हम इजराइल की वजह से इजराइल जाने वाले जहाज़ों को रोक रहे हैं। आप इजराइल के लिए समुद्र में उतरकर हमसे पंगा क्यों ले रहे हैं? बात सही है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो बेवजह हूतीस के साथ जाकर उलझे और उसको नुकसान उठाना पड़े, वो भी इजराइल की खातिर। तो हो सकता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों को मनाने की कोशिश कर रहा हो कि आप हमारे साथ आए, हवाई हमले करेंगे, लेकिन ये देश राजी ना हुए हों। इसीलिए अमेरिका ने कह दिया कि अभी वो तैयार नहीं है हूतीस के साथ लाल सागर में संघर्ष करने के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि आज के वक्त में और 15 साल पहले वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 15 साल पहले अमेरिका सबको इकट्ठा कर लेता था एक आवाज़ में, लेकिन अब अमेरिका के साथ कोई नहीं आता है। दोस्तों, सुबह भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि गल्फ के अंदर अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, हूतीस ने कहा है कि हमारे टारगेट पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं। जब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में है तब तक यहाँ पर पंगा होता रहेगा। हमारे टारगेट पर उसके सैन्य अड्डे हैं और उसी को हम टारगेट करेंगे ताकि अमेरिका यहाँ से भाग जाए। अब हूतीस की तरफ से ये पूरा मैप जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि कहां कहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं गल्फ में। बीच में ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये यमन है और यमन के चारों तरफ देखिए कहां कहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ये पूरा मैप यमन के हूतीस ने जारी किया है कि हमें पता है कि आपके सैन्य ठिकाने कहां कहां पर बने हुए हैं, हम यमन से बैठकर अपनी मिसाइलों के जरिए आपके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। दोस्तों, अमेरिका के सैन्य बेस पर पिछले 2 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा हमले तो इराक की तरफ से हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका उन हमलों को नहीं रोक पाता है। यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका अपने सैन्य बेस पर हो रहे हमलों को क्यों नहीं रोक पाता है। क्या अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो अपनी तरफ आने वाली मिसाइल को रोक नहीं पाता है? अभी कुछ देर पहले की खबर है, इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ने सीरिया के अंदर मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। लगातार इस्लामिक रेसिस्टेंस हमले कर रहा है। 100 हमले इस्लामिक रेसिस्टेंस ने किए हैं
अमेरिका के सैन्य बेस पर, लेकिन अमेरिका उनको नहीं रोक पाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बातें बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है मीडिया के द्वारा, उतनी होती नहीं है। जब किसी ताकतवर से सामना होता है तब औकात पता चलती है। जैसे आयरन डोम का कितना बड़ा भौकाल बना रखा था। आज 12 बजे ही देखिए रात में कितने सारे रॉकेट को तेल अवीव के अंदर हमास ने गिरा दिया है। और जो पहला हमला 7 अक्टूबर को किया था, वहां पर भी आयरन डोम नाकाम रहा था। जबकि कहा जाता था कि आयरन डोम भाई ऐसा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता इजराइल के अंदर। तो ये सिर्फ भौकाल बनाया जाता है मीडिया के द्वारा। दोस्तों, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल ने अपने बहुत सारे सैनिकों को गाजा से वापस लेने का फैसला कर लिया है। गाजा के अंदर इस वक्त इजराइल की कई सारी ब्रिगेड मौजूद हैं। जैसे हमारे यहाँ बटालियन होती हैं, ऐसे ही इजरायली सेना की ब्रिगेड है। तो 5 ब्रिगेड को इजराइल वापस बुला रहा है गाजा से। जिन 5 ब्रिगेड को इजराइल वापस बुला रहा है, इसमें से हर ब्रिगेड में 3 से लेकर 7,000 तक सैनिक हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 15 से 35,000 के बीच सैनिक इजराइल के गाजा से वापस चले जाएंगे। इजराइल ने इन 5 बटालियन को वापस लेने की वजह यह बताई है कि ये सारे के सारे रिजर्व सैनिक हैं और अंडर ट्रेनिंग हैं। इन लोगों को गाजा से वापस बुलाकर अपने अपने काम पर भेजा जाएगा ताकि इजराइल की इकोनॉमी को नुकसान होने से बचाया जा सके। इस बात को थोड़ा और आसान भाषा में समझा देता हूं। जिन रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाया गया है, ये प्रॉपर सैनिक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ फौज में चला जाता है कोई बंदा, ट्रेनिंग होती है और पूरा फौजी बन जाता है। इजराइल में ऐसा कुछ नहीं है। जो रिजर्व सैनिक हैं वो कहीं और सेक्टर में भी काम करते हैं। कोई बैंक में काम करता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी सरकारी ऑफिस में काम करता है। तो वहां से निकालकर इन लोगों को रिजर्व सैनिक के तौर पर गाजा भेजा गया था। गाजा जाने की वजह से ये जो अपना काम करते थे वो काम बंद हो गया था, जिस वजह से इजराइल की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इन लोगों को अब वापस बुला लिया गया है और कहा है कि अपने अपने काम पर वापस जाओ। जो बैंक में काम करता था वो बैंक में जाए, जो किसी ऑफिस में काम करता था ऑफिस में जाकर बैठे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सैनिक गाजा के अंदर इजराइल के लड़ रहे हैं वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं। बस हवाई हमले करना ये लोग जानते हैं। आम लोगों के सामने खड़ा करके किसी के भी हाथ में गन थमा दोगे तो वो तो आम लोगों को मार ही देगा। हेलीकॉप्टर में ऊपर बैठकर बम गिराने के लिए किसी से कहोगे वो तो गिरा ही देगा, भले ही कितना भी अनट्रेंड हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इजराइल ने गाजा पर 29,000 रॉकेट और गोले दागकर 70% रिहायशी इमारतों को खत्म किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से जर्मनी के अंदर तबाही हुई थी, गाजा के अंदर इस बार जो तबाही हुई है वो उसी की तरह है। जापान की तरफ चलते हैं। जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक भयानक भूकंप आया है, विनाशकारी भूकंप जिसने तबाही मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 मिनट में 24 बार जापान के अंदर भूकंप आया है। सबसे बड़ा भूकंप 7.6 तीव्रता का था। भूकंप आने के बाद जापान में बहुत बड़ी तबाही की खबर है। साथ ही साथ भूकंप के कुछ ही देर के बाद सुनामी भी आ गई है। 2 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें जापान के तट से टकराई हैं। तो जापान के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लगातार रुक रुक कर ज़मीन वहाँ पर कांप रही है। तो नए साल की शुरुआत जापान में एक तबाही के साथ हुई है। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि रोड पूरी तरह से फट गए हैं। घरों को भी बहुत बड़ा नुकसान जापान के अंदर हुआ है। कितनी जान माल की हानि हुई है जापान के अंदर, अभी सारी खबरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा हुई है जापान के अंदर। फिलहाल इस वक्त की ये कुछ बड़ी खबरें थीं जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।